अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और मैं आपके लिए आज एक बड़ी सुंदर कहानी छांट के लाई हूँ। कोई नई बात तो नहीं है, मैं हर बार यही काम करती हूँ, सुंदर सुंदर कहानियाँ छांटती हूँ और आपको सुनाने के लिए आ जाती हूँ। आज की कहानी प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी, जैसे हम सब जानते हैं, नैतिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो आइए उनकी कहानी सुनते हैं। बोध, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी बोध। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी वैजनाथ, जो तहसील में सियाही-नवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक तो न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की थी और बड़ी ही सुखमय थी। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयां देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि आराम की सारी चीजें थी। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी, ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र भेजे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ ना हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर आते और अपना काम करते, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता, उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी पत्तियां तोड़ लाते और उन पर जान छिड़कते। कभी कभी तो वो लड़के ही उनके घर में बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाते। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे और ईश्वर का शुक्रिया करते। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक ही डिब्बे में जा बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर बोला, कौन हो जी तुम? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। आपको याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत याद है। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? ये थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी कभी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर जा गिरे। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। इधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी हो गई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह तो सहन कर लिया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी घबरा गई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी तो रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई, पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की तो जान में जान आई। किसी ने यह भी मालूम किया कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के ही रहने वाले हैं। चलो भाई, बड़ा ढाढ़स बंधा। दरोगा जी मुंशी को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूं। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूं तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी, 10 रुपए? चोखेलाल बोले, जी हाँ, और यहां ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई, वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए न थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दे दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा थोड़ी संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में फिर से जाकर बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहां जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी के पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहां कहीं यात्रियों के ठहरने की जगह मिलेगी क्या? पंडित जी ने ध्यान से देखा। उस व्यक्ति ने भी पंडित जी को ध्यान से देखा। आंखों में चमक आ गई। झुककर पैर छुए और कहा, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे बेटा। कृपाशंकर ने कहा, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास कर लिया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिएगा, घर चलिए।
पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहनवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं, मैं अकेला भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। कृपाशंकर ने तुरंत कहा, अरे गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए, मेरा परम सौभाग्य कि आपकी सेवा करने का मुझे भी कुछ अवसर प्राप्त होगा। कृपाशंकर ने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए कई कुली बुलवाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या ठहरे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन करवाए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वो स्टेशन पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा, आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा तक न की और अपनी खुशकिस्मती पर गर्व किया और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया कि उन्होंने उन्हें इस पद पर रखा, शिक्षक का पद। प्रत्येक व्यक्ति के बनाने में एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हम सब जानते हैं। इसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा तो मेरे सारे नए अपलोड्स की सूचना आपको मिलती रहेगी। आपके कमेंट्स मुझे अगर आप बताइएगा तो आपके विचारों को जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मेरा फिर से आने का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।